देखिए, मध्य प्रदेश में चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। चौथे चरण में मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। यही वजह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज रतलाम और इंदौर में प्रचार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रतलाम में रोड शो करेंगे और इसके बाद इंदौर के बेटमा में जनसभा करेंगे और यहां पर भी उनका रोड शो का प्लान है। तो आज 2 बड़ी लोकसभा सीटों को साधते हुए नजर आएंगे डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, आज वो इंदौर और रतलाम के दौरे पर रहने वाले। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो इंदौर में अक्षय बम फूटने के बाद कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं बचता है। हालांकि शंकर लालवानी के सामने बीएसपी के उम्मीदवार संजय सोलंकी मैदान में है, लेकिन यही माना जा रहा है कि कंप्लीट वॉकओवर मिलता दिख रहा है शंकर लालवानी को। और बात कर लेते हैं रतलाम की। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी अनीता सिंह चौहान, तो वही कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी 8वीं बार कांग्रेस ने उन पर यकीन जताया है और उनका नाम है कांतिलाल भूरिया। तो देखिए, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन 2 लोकसभा सीटों को साधते हुए दिखेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वही रोड शो का भी प्लान है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, चौथे चरण की सीटों पर आज प्रचार प्रसार का शोरगुल थम जाएगा, उससे पहले सीएम मोहन यादव का मिशन इंदौर और रतलाम, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? अंजलि, देखिए, पिछले 3 दिनों से सीएम मोहन यादव ने करीब 8 से 9 लोकसभा सीटों पे दौरे किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज चुनाव को जब आखिरी दिन है तब भी मोहन यादव सिर्फ 2 ही लोकसभा सीट पे फोकस कर रहे हैं, रतलाम और इंदौर। खास बात यह है कि बाकी की जो लोकसभा सीटें हैं यहाँ बीजेपी ने अपने तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम और संगठन के पदाधिकारियों को लगाया है। खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को जिम्मेदारी दी है और सीएम रतलाम और इंदौर में फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले रतलाम में उनकी 2 कार्यक्रम है, एक तो रोड शो रहेगा, एक जनसभा है। इसके बाद सीएम देपाल चले जाएंगे, देपाल विधानसभा के बेटमा में उनका रोड शो रहेगा। आखिरी में इंदौर में उनकी एक जनसभा रहेगी। तो आप इस चीज़ से मायने निकालिए कि आखिरी चरण में जब शाम को 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगी तब पूरी बीजेपी सभी लोकसभा की 8 सीटों पर फोकस कर रही है। तमाम सारे नेताओं को उन सीटों पर भेजा जा रहा है जहां पे भले ही बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन आखिरी मूवमेंट में भी कोई कमी न रह जाए। इंदौर से बीजेपी को वॉक ओवर मिला है, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पास एक बड़ा चेहरा है, वहां मुकाबला टक्कर का। लेकिन इंदौर का हाल किसी से छुपा नहीं है, कांग्रेस की तरफ से तो कोई है ही नहीं, तो एक तरीके से वॉक ओवर ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल सही बात है अंजलि कि अक्षय बम के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं बचा। और आखिरी दिन जब नामांकन फॉर्म विड्रॉ करने का आखिरी दिन था, आखिरी समय में अक्षय बम ने अपना बम फोड़ दिया, कांग्रेस के लिए मुश्किलें कर दी। और मुश्किलें इस कदर है कि कांग्रेस अपना कोई दूसरा चेहरा नहीं उतार पाई। नोटा पे सबसे ज़्यादा वोट देने की बात कही जा रही है, जबकि कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में एक और बात निकल के सामने आ रही है कि बीएसपी के उम्मीदवार को वोट मिल सकता है, लेकिन शंकर लालवानी पिछला चुनाव भी जीते थे। ऐसे में जब पूरी लोकसभा बीजेपी का कब्जा हो, इंदौर में लगातार विकास कार्य की बात हो, कैलाश विजयवर्गीय खुद वहाँ पे कैंप कर रहे हो, तो ऐसे में वहाँ पे इंडिया गठबंधन और सपा के अलावा बसपा वहाँ कितनी मजबूत होगी ये नतीजों से स्पष्ट है। लेकिन जो स्थिति खजुराहो की थी, ठीक वही स्थिति इंदौर की बनी हुई है। कांग्रेस के पास वहाँ कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस जनता से अपील ये कर रही है कि आप नोटा पे बटन दबाइए। और दूसरी एक कांग्रेस को वहाँ पे राहत मिल सकती है कि बीजेपी के जो तमाम नाराज कार्यकर्ता है, जो अक्षय बम जब बीजेपी में शामिल हुए उस वक्त भी बहुत सारे लोग कांग्रेस के बीजेपी के बहुत सारे सीनियर लोग नाराज है अक्षय बम को लेकर, लेकिन इसका जीत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे पूरा वॉक ओवर जैसा स्थिति है कि शंकर लालवानी तो अक्षय बम के बीजेपी में आते ही जीत की तरफ बढ़ गए और ये जीत सुनिश्चित है। बस मतदान होना बाकी है। चौथे चरण की इंदौर सीट की बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए, छत्तीसगढ़ के नेता लगातार दूसरे प्रदेश में प्रचार के लिए जा रहे हैं। आज फिर सीएम विष्णुदेव साय प्रचार के लिए ओडिशा में रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय नुआपड़ा और कालाहांडी जिले में जनसभा करेंगे, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल यूपी के रायबरेली में
रहे ही हैं। बघेल यहां पर डलमऊ में राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगे। आज वो 16 से ज्यादा जगहों पर जनसंपर्क करने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के आला नेता कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अब पड़ोसी राज्यों में पहुंच रहे हैं, वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गया तीसरे चरण के साथ ही सभी के सभी 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के आला नेताओं का फोकस अब पड़ोसी राज्यों पर है। सीएम विष्णुदेव साय प्रचार करने के लिए ओडिशा में रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय नुआपड़ा और कालाहांडी जिले में जनसभा करते दिखेंगे। तो वही बात करें पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, तो वो आज भी रायबरेली में ही रहने वाले हैं। बघेल यहां पर डलमऊ में राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगे। राहुल गांधी को रायबरेली से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और इसी सिलसिले में आज वो 16 से ज्यादा जगहों पर जनसंपर्क करने वाले हैं। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। रोहित, छत्तीसगढ़ के आला नेता क्या भारतीय जनता पार्टी के, क्या कांग्रेस पार्टी के, अब उनका फोकस पड़ोसी राज्यों में दिख रहा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ में काम किया था, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वही फॉर्मूला दूसरे राज्यों में भी अप्लाई किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झारखंड गए थे, झारखंड पे भी उन्होंने उसी फॉर्मूले के तहत पे प्रचार प्रसार किया और आज उड़ीसा दौरे पर रहने वाले हैं। उड़ीसा में 2 जगहों पर जो है वो पब्लिक यानी कि जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। नुपड़ा में एक पहली जनसभा होने वाली है, तकरीबन 12:10 पे ये जनसभा शुरू होगी और 1:10 पे यहाँ पे खड़ा होगी, जो खत्म है वो होने वाली है। जिसके बाद कालाखांडी में एक जनसभा होने वाली है, वहां पर भी विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष पे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए तो वो भी आज रायबरेली पे ही रहने वाले हैं और रायबरेली पे जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भी जो है वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया था, उसी के तहत में रायबरेली के डमुआ में भी वो गांव-गांव जाकर जो है वो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में इनको भेजने के पीछे रणनीति क्या है? बिल्कुल, देखिए मकसद साफ है क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में आदिवासी क्षेत्र उड़ीसा में भी एक बड़ा वर्ग आदिवासियों का है, तो ऐसे में उनके बीच में जाकर भाजपा ये बताने का प्रयास कर रही है कि आदिवासी प्रत्याशी, आदिवासी कैंडिडेट को भी हम, आदिवासी कार्यकर्ताओं को भी हम नीचे स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक के पद से नवाजते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ता है, आम लोगों के बीच में एक स्ट्रांग मैसेज जाता है और कार्यकर्ता भी उत्साहित होकर गाँव जाकर बूथ जाकर जो है वो जनसंपर्क करते हैं। और भूपेश बघेल को पीछे भेजने का मकसद साफ है क्योंकि भूपेश बघेल ओबीसी के एक बड़े नेता हैं और काफी करीबी माने जाते हैं प्रियंका गांधी के, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन है और वहां पे लगातार डटी हुई है। ऐसे में दोनों साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा अंजलि एक चीज और देखिए, आपकी जो तमाम बड़े नेता तक पहुंच रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की एंट्री होने वाली है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल जेल में बंद थे। ऐसे में जब अंतरिम जमानत पर केजरीवाल जेल से बाहर आए तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तों के साथ 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहाई दी है उन्हें, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई भी हो गई। ऐसे में केजरीवाल की सशर्त रिहाई पर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आखिरकार 21 दिनों के लिए ही सही 39 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ ही गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। फैसले के साथ ही तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी का जमावड़ा लगने लगा। केजरीवाल का घर फूलों से सजाया जाने लगा। शाम करीब 5:50 पर केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो समर्थकों ने जमकर खुशी जताई। केजरीवाल खुली कार में सवार होकर कार्यकर्ताओं के बीच थे। केजरीवाल ने कहा कि वो कल हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे, साथ ही कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इलेक्शन में कैंपेन करने की इजाजत दी है। अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। लोकसभा चुनाव के समर में अरविंद केजरीवाल की एंट्री वाकई आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है।
आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपको बता दें, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जिस तरीके से संकेत दिए थे, उससे साफ तौर पर अंतरिम जमानत मिलने का अंदेशा लगाया जा रहा था और हुआ भी वही। In that oral order, the court indicated that they are granting interim release/bail to Mr. Arvind Kejriwal. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील एससी राजू से कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। बीते गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल को अगर प्रचार करने के कारण कोई अंतरिम राहत दी जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल में बंद सभी राजनीतिज्ञ यह दावा करते हुए समान राहत की मांग करेंगे कि वे भी इस श्रेणी में आते हैं। ईडी ने बकायदा असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का भी हवाला दिया था। वहीं दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई है। इन सब के बीच राहत भरी खबर केजरीवाल और उनके शुभचिंतकों के लिए ये है कि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। मैं इस जजमेंट को वेलकम करता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का ध्यान रखा है कि जो कोई पॉलिटिकल बड़े लीडर हैं उनको इलेक्शन में कैंपेन करने की इजाजत दी है, क्योंकि ये इस तरीके का नेचर का केस नहीं है कि इस तरीके की पर्सनैलिटी नहीं है कि वो देश छोड़ के ऐसे भाग जाएंगे। आपको बता दें, केजरीवाल को जिन 4 शर्तों पर अंतरिम जमानत मिली उसमें सबसे पहली शर्त शराब नीति मामले में केजरीवाल खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देगी। दूसरी शर्त, शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। तीसरी शर्त, मुख्यमंत्री के ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे। चौथी शर्त, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट का विशेष आभार जताया। आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र के इस मजबूत स्तंभ यानी कि न्यायिक व्यवस्था के तरीके में कसीदे गढ़ते हुए केंद्र सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं। कांग्रेस नेता राजू शुक्ला और कुछ दिनों पहले शराब घोटाले केस में जेल से बाहर आए संजय सिंह ने भी केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर खुशी जताई और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए निर्णय बहुत जरूरी था और अब वो निकलेंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे और इसका जनमत का जो फैसला होगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। जय हिंद साथियों,
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले तक केजरीवाल को ईडी ने ताबड़तोड़ समन भेजे थे। इसके बावजूद केजरीवाल ने ईडी समन को नजरअंदाज कर दिया था। कभी चुनाव प्रचार का बहाना तो कभी विषयापन का बहाना। जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो सियासी पारा हाई हो गया। ऐसे में चुनाव से पहले एक अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा होने पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि राजनीतिक सरगर्मियां कैसे परवान चढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।